नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जीके सिलेक्शन लाइव हिंदी में। डेट आज 3 अगस्त 2026 और हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनसे जुड़ा स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। और आज मंडे है तो मंडे को हम हिस्ट्री या फिर पॉलिटी का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का जो हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ मैंने लिया है। क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप में से कई लोगों को आता होगा उसका आंसर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये ऑप्शंस रहे। ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट हुआ है ना, तो इसका आंसर मैं बताऊं उससे पहले आपको दो चीज़ें तो क्वेश्चन के अंदर से ही याद कर लेनी। क्या क्या कि ब्रह्म समाज और इसकी स्थापना ईयर। कई बार ये पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन से सन में हुई थी। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अब उसके बाद किसने करी थी इसकी स्थापना, तो वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे, वो देख लेते हैं। पहली बात तो ब्रह्म समाज जो है इसका उद्देश्य क्या था। ब्रह्म समाज के उद्देश्य सुन लीजिए फटाफट कि सती प्रथा का विरोध करते थे ये लोग, बाल विवाह का विरोध करते थे, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। भाई सती प्रथा पर रोक लगा रहे हो तो इसका मतलब उस महिला का अब शरीर अपना त्याग नहीं करना पड़ेगा। सती प्रथा के अंदर अपना शरीर त्यागना पड़ता था अपने पति के साथ, तो अब त्यागना नहीं पड़ेगा। फिर क्या करे वो महिला, तो पुनर्विवाह कर सकती है अगर कम उम्र में उनके पति की मौत हो जाती है तो ना। तो इसीलिए उनको फिर विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना पड़ा और किया इन्होंने। और स्त्री शिक्षा का प्रचार किया। और इसमें सबसे अहम जो है, एक तो सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का हो गया, विधवा पुनर्विवाह का हो गया, ठीक है। और एक एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोथीज्म। मोनोथीज्म यानी एक ही ईश्वर को मानना। और ये लोग विरोध करते थे मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे लोग, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने कुछ अचीव किया क्या इन चीज़ों को लेकर। इनका जो उद्देश्य था इसके लिए इन्होंने ब्रह्म समाज का गठन कर दिया। तो क्या कुछ अचीवमेंट रहा इनका इन चीज़ों को लेकर? बिल्कुल रहा। 1829 की बात है। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी सरकार के द्वारा। यानी 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया था। कब? 1829 में। तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का जो अंत हुआ था कब? 1829 में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ये पूछ लिया जाता है। तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1772 में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1833 में। जन्म कहाँ हुआ था? हुगली। हुगली कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल के अंदर। इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। कहाँ? इंग्लैंड के अंदर। अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय। अब इनके कुछ पत्र पत्रिकाएं थी, जैसे एक तो संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, और एक था मिरात उल अखबार। ये दो पत्रिकाएं थी। जो संवाद कौमुदी था ना, ये तो था बंगाली में, बंगाली भाषा में, और मिरात उल अखबार ये था फारसी में, ठीक है। देखो 1828 में इस समाज का गठन हुआ और इसके 5 साल बाद यानी 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ इस संगठन का? तो इस संगठन में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका आपने इतिहास में जिक्र सुना होगा वो जुड़ गए थे। आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? तो उनके पिताजी थे देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इससे जुड़ जाते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। टैगोर या ठाकुर है ना, तो ये जुड़ जाते हैं इससे ब्रह्म समाज से। कब? 1843 में। इनकी खुद की एक सभा रहती है जिसका नाम रहता है तत्व बोधिनी सभा।
जो बनाते हैं कौन, देवेंद्र नाथ ठाकुर खुद। तो इसका विलय हो जाता है ब्रह्म समाज के अंदर, यानी इन्होंने ये जो सभा बनाई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, तो ये जिस उद्देश्य को लेकर इन्होंने बनाई थी वो उद्देश्य उसको ब्रह्म समाज के अंदर भी नजर आ रहे थे, तो इसमें विलय हो जाता है, इसमें मिल जाती है, और ये देवेंद्र नाथ ठाकुर ब्रह्म समाज से जुड़ जाते हैं 1843 में। और एक और नाम आपने सुना होगा, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, ये भी जुड़ जाते हैं 1858 में ब्रह्म समाज से, और इस प्रकार ब्रह्म समाज अपना काम करता रहता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने करी, राजा राम मोहन राय ने। क्या उद्देश्य था, सती प्रथा पर रोक लगाना है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना है, एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर को मानना है, बाल विवाह पर रोक लगाना, वो भी इनका उद्देश्य था, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, और सती प्रथा के ऊपर इन्होंने अचीव किया। 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया। कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उस वक्त, ये पूछ लिया जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में होता है हुगली पश्चिम बंगाल के अंदर, और इनका देहांत हो जाता है 1833 में इंग्लैंड के अंदर। दो पत्रिकाएं, संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में है, और मिरात उल अखबार ये फारसी भाषा में है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अंगदान दिवस यानी इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये 3 अगस्त को। पहले ये 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 3 अगस्त 1994 में क्या हुआ, हमारे देश यानी भारत में पहली बार सफल हार्ट ट्रांसप्लांट यानी हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, जिसकी याद में यह दिन चुना गया। कौन सी डेट, 3 अगस्त। किस देश को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, और अभी 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ चल रहे हैं, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, किस देश को 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसकी मसाल सौंपी गई है, तो वो हमारे प्यारे भारत को। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे, इंडिया में। किस राज्य की पिथौरा चित्रकला को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग दिया गया है, तो ये पिथौरा चित्रकला है गुजरात राज्य की, जिसको जीआई टैग मिला है। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है गुजरात के जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो एक तो है कच्ची खरेक जो खजूर है, अमलसाद चीकू है, इसको जीआई टैग मिला है, और ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ, तो ये सारे प्रोडक्ट है जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और गुजरात की बात करें तो ये मूंगफली, तंबाकू और जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गिर नेशनल पार्क भी गुजरात के अंदर है, जो एशियाटिक लायंस है ना, उसके लिए फेमस है। थोड़ी सी चीज़ आप इधर देख लीजिए, गुजरात ये है, इसका मतलब पी का मतलब पार्लियामेंट है ना, तो पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो गुजरात की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में गुजरात की सीटें हैं 26, राज्यसभा के अंदर है 11, और गुजरात की जो विधानसभा है उसके अंदर कितनी सीटें हैं, 182। ये चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो गुजरात से अगर देख रहा होगा लेक्चर, जो गुजरात का कोई बच्चा है उसके लिए है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए, कौन सा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है, तो ये पीएम सूर्य सरोवर योजना। इसके तहत जलाशयों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो जलाशय है उनके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे भारत की जो सोलर क्षमता है वो 5000 मेगावाट तक बढ़ सकती है। तो आपको याद रखना है, पीएम सूर्य सरोवर योजना किस चीज़ से जुड़ी हुई है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट से, जिसके अंदर क्या है कि जलाशयों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ब्रिक्स वेब बाजार का आयोजन कहाँ करेगा, तो ये मुंबई के अंदर। वस्त्र मंत्रालय कहाँ जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजित करेगा, तो ये नई दिल्ली के अंदर। इसमें होगा क्या, जो हथकरघा यानी हाथ से निर्मित हस्तकरघा और हस्तशिल्प के जीआई टैग वाले उत्पादों का प्रदर्शित किया जाएगा यहाँ पे। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु राज्य फूलों और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु के अंदर है, ये 20 है ना, और टोटल कितनी रामसर साइट हो गई 100, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, उसके बाद यूपी। 100वें नंबर की जो रामसर साइट उसका नाम क्या है, सुराताल, जो कहाँ है, यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार ने सिंगापेन, एक विशेष बल है जिसका नाम क्या है, सिंगापेन, जो महिलाओं की सुरक्षा करेगा, इस विशेष बल का गठन किया है। तो पूछ लिया जाएगा कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन करके एक विशेष बल का गठन किया गया है, तो ये किस राज्य की सरकार ने किया है,
तो ये तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला प्रमुख बंदरगाह बना है तमिलनाडु का, जिसका नाम है कामराजार पोर्ट। और पहले नंबर पे कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में फ्रैंको बैरेसी, तो फ्रैंको बैरेसी का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित है? तो फ्रैंको बैरेसी है फुटबॉल खेल से, इटली के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ कौन से देश का, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिरंगे की डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया इसकी जयंती कब मनाई गई? तो ये 2 अगस्त को। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था और इन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो, इसको पहली बार तो अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। आप कन्फ्यूज मत होना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। तो ये 1950 की बात है, 24 जनवरी। और जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था तो ये बात है 22 जुलाई 1947 की। ये पूछ लिया जाता है कि पहली बार इसको कब फहराया? तो 15 अगस्त 1947 को पहली बार फहराया। कहाँ? रेड फोर्ट पर, यानी लाल किले पर, नई दिल्ली के अंदर। अब इसमें आ जाता है कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो ये रहता है इसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। सबसे ऊपर कौन सा कलर है? केसरिया, फिर सफ़ेद, फिर नीचे हरा। और बीच में क्या रहता है इसमें? अशोक चक्र, जिसके अंदर कितनी तिल्लियाँ होती है टोटल? तो ये रहती है टोटल 24 तिल्लियाँ। किस कलर में रहता है? तो ये रहता है नेवी ब्लू, यानी गहरा नीला। एक जो मूल कर्तव्य हम पढ़ते हैं संविधान के अंदर, देखो पॉलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51A के अंदर, कौन सा? अनुच्छेद 51A। और भाग की बात करें तो भाग 4A के अंदर। तो 51A के अंदर सब क्लॉज 51A, इसका जो सब क्लॉज है ए, इसके अंदर लिखा गया है प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान का सम्मान करे। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आजकल एसएससी, रेलवे, जो टीसीएस जो एग्ज़ाम ले रहा है ना, वहाँ पे ये डीप में जा रहा है कि कौन से सब क्लॉज के अंदर ये बात लिखी गई है। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बता दी, अब इसको आप याद रखना। बाकी जो भी मूल कर्तव्य के अंदर 11 मूल कर्तव्य है वो कभी हम बाद में देख लेंगे। तो मूल कर्तव्य के अंदर जो 51A सब क्लॉज ए के अंदर ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत को 176 रैंक मिली है। तो 176वां स्थान मिला है भारत का। पहले नंबर पर कौन सा है? एस्टोनिया, दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग, तीसरे नंबर पर यूके। हालांकि आपको याद ऐसे रखना है कि भारत की रैंक कौन सी है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक है 176। उसके बाद आपको याद करना है कि टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो एस्टोनिया। देखो ये है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। और एक और आता है इंडेक्स जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको CCPI बोलते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना, आपको पढ़ना है क्वेश्चन को अच्छे से कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है या फिर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है। तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से तो 176 रैंक है, और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इस हिसाब से भारत की रैंक है 23वीं, और एनवायरमेंट के हिसाब से 176। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से पहली रैंक किसी की नहीं है, दूसरी रैंक किसी की नहीं है, तीसरी रैंक किसी की नहीं है। देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जर्मन वाच है एक संस्था, वो जारी करती है इसको ना। कौन? जर्मन वाच। तो उसने कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज को लेके अलग अलग देश अपना प्रयास कर रहे हैं, और जो भी देश इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक मिल जाएगी। तो उसको कोई फुलफिल नहीं कर पाया तो 1, 2, 3 रैंक खाली पड़ी है। तो 4th नंबर पर आता है डेनमार्क। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि टॉप कंट्री कौन सी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो डेनमार्क है। भारत 23rd नंबर पर है,
23rd नंबर पे भारत। अगले क्वेश्चन पाइए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वर्षा अशोक अगलावे। अगले क्वेश्चन पाइए, ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की जो पदक तालिका, इसमें कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पे रहा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 171 मेडल जीते, फिर इंग्लैंड, फिर कनाडा और 4th नंबर पे रहा भारत। तो टॉप पे कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। भारत कौन से नंबर पर रहा? 4th नंबर पर। अब हम रिवीजन करते हैं फटाफट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो वर्षा अशोक अगलावे। ये पहली महिला है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक बनी है। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता। देखो इसके अंदर आज जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े उसका भी रिवीजन है, और पिछले दिनों में हमने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है तो उसका भी रिवीजन करते हैं इसके अंदर हम। सचिव किसमें? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव किसको बनाया गया है? टी.के. अनिल कुमार को। और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष निर्मल जैन। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के जो इंटरिम जो अध्यक्ष है, यानी अंतरिम जो अध्यक्ष है वो कौन है? विश्वनाथ आनंद। ये रिपोर्ट्स रही और कुछ सूचकांक है तो आप देख लिए। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 75th, और प्रथम यानी फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है? सिंगापुर। यहाँ पे अगर आ जाए ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, ये हैंडले है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स आ जाए तो स्वीडन टॉप पर है और भारत है उसमें 125th नंबर पर। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 125th, स्वीडन टॉप पर। और हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75th और सिंगापुर टॉप पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो इसमें भारत 157वें नंबर पर है, नॉर्वे देश टॉप पर है पहले नंबर पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एस्टोनिया फर्स्ट नंबर पर है और 176 में भारत है। पेटेंट फाइल करने के मामले में भारत 6वें नंबर पर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क है, भारत है 23rd नंबर पर। आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारत चीन सीमा व्यापार किस दर से फिर से शुरू हुआ है? तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और कल का जो हमारा होमवर्क था वो क्या था? 1 तारीख को हम जो होमवर्क दिए थे आपको कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया है? तो ये चाइना ने बनाया है। चाइना अपना आर्टिफिशियल जो सन बना रहा है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ा है इसका, किसका? सुपर कंडक्टिंग चुंबक का। तो सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया चाइना ने। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।